हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम ये जो हमारा सेकंड पार्ट है हमारा हिस्टामिन के ऊपर, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। मतलब मास्ट सेल के अंदर से कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और कैसे हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है किस प्रोसेस के द्वारा और कैसे अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एक हमारा मास्ट सेल है और मास्ट सेल के ऊपर हमारे ये रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं एफ सी इप्सिलॉन रिसेप्टर फर्स्ट। एफ सी इप्सिलॉन रिसेप्टर फर्स्ट ये हमारे मास्ट सेल की सरफेस के ऊपर लगे होते हैं और इसके ऊपर ये होती है हमारी आईजीई एंटीबॉडी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है हिस्टामिन के रिलीज के लिए। ये 90% रिस्पॉन्सिबल होती है और जैसे ही इस पे एंटीजन आके बाइंड करता है तो क्या करता है ये एफ सी इप्सिलॉन रिसेप्टर फर्स्ट टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है और PIP2 का क्या होने लगता है हाइड्रोलिसिस। और ये किस में टूटता है IP3 में और कैल्शियम रिलीज होता है और इन ग्रेन्यूल्स, क्योंकि मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है इस ग्रेन्यूल्स के अंदर। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि हमारा हिस्टामिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल। तो यहाँ पे ये मास्ट सेल के अंदर ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं। तो हम पूरी प्रोसेस को देखते हैं। मैं अभी आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं भी आपको स्टेप से समझा रहा हूँ। तो ये ऐसे पूरी मास्ट सेल की सरफेस पे ऐसे एंटीबॉडी और एंटीजन, जैसे ही इस पे एंटीजन आके बाइंड करेगा तो ये एफसी इप्सिलॉन रिसेप्टर फर्स्ट क्या करेगा टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा या इसको एक्टिवेट कर देगा या इसका फॉस्फोराइलेशन होने लगेगा। तो क्या होगा PIP2 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो अब हम इसकी अच्छे से प्रोसेस समझते हैं। और ये कैल्शियम जाके क्या करवा देता है इनका फ्यूजन करवा देता है वेसाइकल्स का। और इसके अंदर इस ग्रेन्यूल्स के अंदर या इस वेसाइकल के अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हिस्टामिन प्रेजेंट है और इसमें एक हाईली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हिपेरिन प्रेजेंट है, तो वो भी साथ में ही रिलीज होगा। तो ये कैल्शियम क्या करेगा फ्यूजन ऑफ वेसाइकल्स या इनके अंदर जाके इनका ब्रेक डाउन करवाएगा या फ्यूजन करवाएगा या इनको तोड़ेगा, कैसे भी करके ये हमारे हिस्टामिन को रिलीज करेगा और फिर जाके ये हमारे डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अभी हमको पूरे रिसेप्टर की जानकारी पढ़ना है, उनके लोकेशन, वो किस इफेक्टर पाथवे के द्वारा काम करते हैं। तो अब हम इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं आपकी थ्योरी में, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में भी काम आए। तो ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है तो एफसी इप्सिलॉन रिसेप्टर फर्स्ट जो कि मास्ट सेल की सरफेस पे अटैच है, तो फिर क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। ये जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इसका फुल फॉर्म है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। तो इसका क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, इसका एक्टिवेशन होने लगता है और फिर क्या होता है एंड ये एक्टिवेट हो जाता है और इसका क्या होने लगता है इसका फॉस्फोराइलेशन होने लगता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये किसको एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी गामा को ये एक्टिवेट करता है। और ये फॉस्फोलाइपेज सी और ये PLC फॉस्फोलाइपेज सी गामा क्या करवाता है PIP2 का हाइड्रोलिसिस, जिससे कि ये दो चीज़ों में टूटता है, एक तो IP3 और एक डेक पाथवे में। तो यहाँ पे हमको डेक पाथवे नहीं पढ़ना, यहाँ पे IP3 जैसे ही ये IP3 में टूटेगा तो क्या होगा रिलीज ऑफ इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है मास्ट सेल के अंदर। तो रिलीज ऑफ इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम, और यही कैल्शियम क्या करवाएगा रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स कंटेंट, मतलब ग्रेन्यूल्स के अंदर जितना भी कंटेंट है उसका क्या करवाएगा ये एक्सोसाइटोसिस, मतलब अंदर से बाहर आ रहा है तो क्या होगा एक्सो। और अगर कोई चीज और कैल्शियम कहाँ जा रहा है कैल्शियम जा रहा है अंदर, तो कैल्शियम का क्या हो रहा है इंडोसाइटोसिस। और जो ग्रेन्यूल्स के अंदर जो भी हमारा कंटेंट प्रेजेंट है क्या क्या, एक तो हमारा प्रेजेंट है हिस्टामिन और एक प्रेजेंट है हाईली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हिपेरिन। तो ये दोनों कहाँ पे अंदर है ग्रेन्यूल्स के, इनका क्या होगा एक्सोसाइटोसिस। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज हिस्टामिन एंड नेगेटिवली चार्ज हिपेरिन, इनका क्या होगा रिलीज होगा। और कैटाइनिक एक्सचेंज विथ एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम, मतलब इस
इस हिपेरिन, ये जो हमारा हिपेरिन है ये क्या करेगा, कैटाइनिक एक्सचेंज, मतलब ये हाईली नेगेटिवली चार्ज ये क्या कर लेगा, ये सेल के बाहर आके फिर सोडियम और कैल्शियम से एक्सचेंज कर लेगा और फिर हमारा हिस्टामिन फ्री हो जाएगा। और हिस्टामिन फ्री टू एक्ट ऑन द टारगेट, मतलब फिर क्या करेगा, हमारा हिस्टामिन फ्री हो जाएगा। जब इसके साथ ये हमारा हाईली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन था एक हिपेरिन, तो ये क्या कर लेगा, ये कैटाइनिक एक्सचेंज कर लेगा किसके साथ, सोडियम एंड कैल्शियम। तो फिर हमारा हिस्टामिन एक सेफ रहेगा और वो फ्री फॉर्म में रहेगा। तो हिस्टामिन फ्री टू एक्ट ऑन द टारगेट, मतलब आपने अपने डिफरेंट रिसेप्टर पे ये बाइंड करेगा और उनके जो द्वारा जो भी एक्शन प्रोड्यूस होंगे ये अपने वो शो करेगा। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन। तो मेनली रिसेप्टर के हिस्टामिन तो वैसे 7 होते हैं, पर हमको केडीटी के अंदर या हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर हमको फार्मेसी में ओनली 3 पढ़ना है और मेन तो हमको 2 ही पढ़ना है, H1 एंड H2। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि H2 हमको जहाँ भी आ जाए या आप H2 के बारे में जब भी ड्रग पढ़ें तो इन्हीं को बोला जाता है, ये इसके अंदर जितने भी ड्रग होती है ये सारी एंटी अल्सर ड्रग होती है, क्योंकि H2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे GIT में, और ये गैस्ट्रिक, और ये हमारे गैस्ट्रिक एसियल लेवल को बढ़ाता है, मतलब ये क्या करता है, एसिड का सीक्रेशन करता है और ये पेप्टिक अल्सर कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम इसका स्टार्टिंग से देखते हैं कि H1, H2, H3 इनके होते हैं सिलेक्टिव एगोनिस्ट, मतलब क्या करेंगे, वो हिस्टामिन के जैसा ही रोल प्ले करेंगे, ठीक है, या हिस्टामिन के रोल को बढ़ाएंगे, ठीक है, या हिस्टामिन के लेवल को बढ़ाएंगे। तो वैसे तो सिलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करते हैं तो हमारे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के जो भी सिलेक्टिव एगोनिस्ट है वो है 2 मिथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडाइल इथाइलामाइन, 2 थायाजोलाइल इथाइलामाइन। तो ये जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें तो आपको रटना ही पड़ेगी। और H2 की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट है डिमाप्रिट एंड सेकेंड इज इम्प्रोमिडिन एंड H3 रिसेप्टर अल्फा मिथाइल हिस्टामिन एंड इज इमेटिट। ये क्वेश्चन जीपेट में आ चुका है। और सेकंड है सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, मतलब ये इसका उल्टा नहीं होता है, ये ना तो बढ़ाएगा ना ही घटाएगा, ये ओनली ब्लॉक कर देगा। तो सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट में आते हैं हमारे H1 के एंटागोनिस्ट, वैसे बहुत सारे होता है, अभी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मेपायरामाइन, क्लोरफेनिरामिन एंड सेकंड सिमेटिडिन एंड रेनिटिडिन एंड H3 थायोपेरामाइड, इम्प्रोमिडिन, टिप्रोलिस्टेंट। और इनके रिसेप्टर टाइप अगर आपने, मेरा एक वीडियो है उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बेसिक्स जब तक पता नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये कौन से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के टाइप द्वारा काम करेंगे, GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यहाँ पे GA सब यूनिट के द्वारा काम करेंगे, और यहाँ पे GIO और GO। मैंने GQ का बताया, GS का मतलब होता है स्टिमुलेशन, GI का मतलब होता है इनहिबिशन, ठीक है, और GO का मतलब होता है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अब ये अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको ये इफेक्टर पाथवे इनके आपको अच्छे से पता होंगे, और आप वहाँ पे वीडियो जाके ज़रूर देखिए और फिर आके इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो ये इफेक्टर पाथवे, तो ये GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर के द्वारा क्या करते हैं, ये फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करते हैं, और फॉस्फोलाइपेज C क्या करता है, PIP2 का क्या करवाता है, हाइड्रोलिसिस, एंड इसको ब्रेक डाउन करता है 2 पाथवे में, एक IP3 एक डेक पाथवे। तो IP3 जैसे ही एक्टिवेट होगा क्या होंगे, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, और यही कैल्शियम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और वो साइक्लिक AMP के लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। और यहाँ पे GS की बात करते हैं तो GS का मतलब हमको पता ही चल रहा है कि क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन, तो मतलब कैसे, ये साइक्लिक AMP के लेवल को बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस, और जिससे क्या होगा, हमारा साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन बढ़ेगा और कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और GI एंड GO, तो GI का मतलब होता है इनहिबिट AC, तो जैसे ही एडिनाइल साइक्लिस क्या होगा, जब भी स्टिमुलेशन आएगा तो साइक्लिक AMP बढ़ेगा, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। GI आएगा तो इनहिबिट एडिनाइल साइक्लिस या साइक्लिक AMP का
फॉर्मेशन कम होगा और पोटेशियम बढ़ेंगे। और GO का मतलब होता है ओनली कैल्शियम इनहिबिशन, ठीक है। अब हम इनकी ये कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन एंड एक्शन, तो मैं आपको मेन बता रहा हूँ, फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो लोकेशन एंड एक्शन, तो यहाँ पे हमारे H1 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स, हमारी स्मूथ मसल्स वो होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में? इंटेस्टाइन, एयरवे, यूटेरस। एयरवे मतलब मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि हमारा हिस्टामिन कहीं ना कहीं अस्थमा कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा या हिस्टामिन का ब्रोंकस वगैरह में लेवल बढ़ जाएगा तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमको क्या होगा? अस्थमा कोज होगा। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, या इंटेस्टाइन, एयरवे, यूटेरस ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं, मतलब ये क्या करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। और ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये, और ब्लड वेसल में कहाँ पे? स्मूथ मसल्स ऑफ लार्जर वेसल, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ये लार्ज वेसल्स के अंदर भी क्या करवाएगा? वैसो कॉन्ट्रैक्शन ही करवाएगा। और नर्व एंडिंग में क्या करेगा? ये नर्व एंडिंग में क्या कर रहा है? स्टिमुलेशन, मतलब आप समझो कि अगर ये नर्वों को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब आपको मानो अगर कहीं पे पेन हो रहा है और आपको अगर उस पेन को रोकना है तो क्या होगा? आपकी नर्व को मैसेज नहीं भेजने देना होगा, पर ये क्या कर रहा है? उसको स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब क्या है कि आपका मैसेज तो पहुंच जाएगा और आपको पेन का सेंसेशन होगा। तो ये एक तरह से वहाँ पे भी काम कर रहा है। और एक ये गैंग्लियोनिक सेल में भी स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। और ब्रेन में ये हमेशा ट्रांसमीटर का ही काम करता है। ब्रेन में जब भी हिस्टामिन की बात आएगी, H1, H2 या H3 कहाँ पे भी आ जाए तो ये एज ए ट्रांसमीटर ही काम करेगा। और बात करते हैं H2 की, तो आपको ओनली वन लोकेशन याद रखना है, इसमें ओनली वन लोकेशन याद रखना है, GIT। ये GIT में प्रेजेंट होता है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? एसिड सीक्रेशन करता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ अल्सरेशन या पेप्टिक अल्सर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और H3 का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, आपकी KDT में भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं, ओनली H1 ज़्यादा थोड़ा अच्छे से दिया है। एंड H2 हमको कहाँ पे पढ़ना है अच्छे से? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ, क्योंकि ये क्या है? ये दोनों ही क्या है? H2 एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये दोनों कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? अल्सर कोज करते हैं। तो हमको H2 एंटागोनिस्ट एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये दोनों को मिला के क्या होता है? एक एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो वहाँ पे हमको ये अच्छे से पढ़ना है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा H1 एंटीहिस्टामिनिक हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं H3 का, तो ये हमारा प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, या ये ऑटो रिसेप्टर होता है। और ये ब्रेन में क्या काम करता है? इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज। देखो, जो भी ऑटो रिसेप्टर होगा या जो भी रिसेप्टर प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होगा, वो कहीं ना कहीं उस न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कम करता है, क्योंकि वो उसका रीअपटेक कर लेता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। तो अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन, देखो मैं आपकी पूरी KDT के पूरे पॉइंट कवर कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ, आपको ये कि आपको पूरा नहीं रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप अच्छे से पेपर कर सकते हो, आप GPAT क्वालिफाइड कर सकते हो। आप अपने सेशनल में या अपनी मेन एग्जाम में फार्मेसी के या D फार्मा में आप जो भी देख रहे हो, तो आप वहाँ पे अच्छे से करते हो। ओनली आपको बेसिक से पता होना चाहिए, आपको जनरल फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे पूरी फार्मेसी कर लेते हैं, पूरी जॉब कर लेते हैं, यहाँ तक कि एम फार्मा भी कर लेते हैं, उनको बेसिक्स का कुछ नॉलेज नहीं होता, तो वो कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे? आप उसको रट लेंगे और फिर से भूल जाएंगे। हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन। अच्छे से देखो, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन है, ना ही एंटी हिस्टामिन है। तो अच्छे से याद रखना। ये ब्लड वेसल्स में क्या कर रहे थे? हमारे ये लार्ज ब्लड वेसल्स में क्या कर रहे थे? वैसो कॉन्ट्रैक्शन। और स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे? ये वेसो डायलेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा था, और वो क्या करता है? साइक्लिक एमपी के लेवल को कम करता है। तो वहाँ पे ये वेसो डायलेशन करता है। और ओनली एक यही है जहाँ पे वेसो डायलेशन होता है, बाकी कहीं पे भी हिस्टामिन वगैरह का वेसो डायलेशन वो नहीं करवाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइक्लिक एमपी का लेवल कम हो रहा था। और हार्ट में H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे उसकी सब यूनिट क्या है? GS। तो S का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन। तो क्या होगा? साइक्लिक एमपी का एक्टिवेशन होगा, या नहीं सॉरी, एडिनाइल साइक्लेस का एक्टिवेशन होगा और साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन बढ़ेगा, कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम क्या करेगा? इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कहीं ना कहीं हार्ट रेट को भी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम CNS की। तो हिस्टामिन कांट क्रॉस,
मतलब ये BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो नो सेंट्रल इफेक्ट इन IV इंजेक्शन, मतलब हम इसको अगर इंट्राविनस देंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, और इसको IV इंजेक्शन में ही दिया जाता है क्योंकि ये ओरली इनएक्टिवेट होता है। क्योंकि अगर आप इसको ओरली देंगे तो ये क्या करेगा, GIT या सॉरी GIT नहीं, आपके ये लीवर के एंजाइम इसको डिग्रेडेट कर देंगे, ठीक है। हमारे लीवर के एंजाइम हिस्टामिन को ओरली लेने पर डिग्रेडेट कर देंगे। और हिस्टामिन की अगर बात करें तो इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सर्च मार के देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इमेज से अच्छा पता से लग जाएगा कि अच्छा इसको कहाँ पे दे रहे हैं। तो ये अगर इसको वैसे देते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे BP को बढ़ाएगा, या कार्डियक स्टिमुलेशन करेगा, या हाइपोथर्मिया, मतलब क्या करेगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देगा, हाइपोथर्मिया एंड वोमिटिंग। और ग्लैंड में क्या क्या करेगा, जैसे कि H2 रिसेप्टर क्या करेगा, हमारे पेराइटल सेल्स, मतलब ये GIT में पेराइटल सेल्स से क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवा देता है, जिससे कि हमारे पेप्टिक अल्सर कॉज होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अभी हम यहाँ पे ओनली फार्माकोलॉजिकल रोल पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। तो पैथोफिजियोलॉजिकल रोल में मैंने अभी आपको जैसा बताया कि ये ग्लैंड से क्या करवा रहा था, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाता है, मतलब ये अल्सरेशन कॉज कर रहा है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजिकल रोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, और ये इन्फ्लामेशन भी कॉज करता है। और ये क्या काम करता है, क्योंकि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एज ए ट्रांसमीटर काम करता है। और कहीं ना कहीं इसका टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर में भी ये इसका कुछ काम होता है, या उसके लिए ये अपना रिस्पॉन्सिबल होता है। और बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एयरवेज में क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, या मतलब ये ब्रोंको का या ये एज ए ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अस्थमा कोज कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ हिस्टामिन के और बेसिक पॉइंट बताना भूल गया था, या हम पढ़ते हैं इसको, ये लास्ट में ही आता है वैसे भी। तो अब हम बात करते हैं कुछ और हिस्टामिन के बारे में। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि हिस्टामिन के बारे में तो मैंने वैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया है पार्ट 1 में, पर यहाँ पे और लास्ट में अभी इसके हमको यूज़ वगैरह के भी बात करना है कि हिस्टामिन के क्या यूज़ है। तो हिस्टामिन क्या है, अगर इसको आप ओरली लेंगे तो ये इनएक्टिवेट है, क्योंकि इसको लीवर में कुछ एंजाइम क्या कर देते हैं, डिग्रेडेट कर देते हैं। ओनली बीटा हिस्टिन ही ओरली एक्टिव है। हमारा ये एक हिस्टामिन का क्या होता है, एनालॉग होता है। और इसका यूज़ क्या है, बीटा हिस्टिडिन का ये यूज़ होता है वर्टिगो कंट्रोल इन पेशेंट ऑफ मेनरिच डिजीज़। ये मेनरिच डिजीज़ एक इंटरनल ईयर, मतलब कान के अंदर, हमारे मिडिल कान के अंदर की एक डिजीज़ है, जिसके अंदर वर्टिगो का सिंपली मतलब होता है कि चक्कर आने जैसा हमको लगता है। क्योंकि कान में अगर कोई आपकी कान में अगर आपके मिडिल कान में अगर कोई सा साउंड जा रहा है, तो उसके कारण आपको क्या आ रहा है, आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं वर्टिगो। तो ये कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने में काम आता है बीटा हिस्टिडिन। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें, अस्थमेटिक एंड अल्सर पेशेंट में, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये काम क्या कर रहा है, ये काम एज ए हिस्टामिन का ही कर रहा है। पर ये क्या है, एक इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि ओरल देने पर एक्टिव है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमेटिक एंड अल्सर पेशेंट, बिकॉज ये क्या करेगा, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करेगा अस्थमेटिक पेशेंट में, मतलब ये अस्थमा को और बढ़ाएगा। और अल्सर पेशेंट में क्या करेगा, और एसिड सिक्रेशन करेगा, तो और कहीं ना कहीं अल्सर को कोज करेगा। और अगर हिस्टामिन की बात करें, इसके यूजेस की बात करें, तो इसका कोई भी थेराप्यूटिक रोल नहीं है, ये हमारे लिए बेकार ही है। पर हाँ, इसको हमने यूज़ में कैसे लिया है, देखो, यूज टू ट्रीट, मतलब हम हिस्टामिन को यूज़ कैसे करते हैं, हम यूज टू टेस्ट, हम एसिड सिक्रेशन का या स्टोमाच से एसिड के सिक्रेशन की कैपेसिटी को पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं। और एक ब्रोंचियल हाइपर रिएक्टिविटी इन अस्थमेटिक, मतलब अस्थमा के पेशेंट में हम हाइपर रिएक्टिविटी
को टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसाइटोमा एक इसका भी, तो ये जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने केडीटी वगैरह या और कोई सी बुक के एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, आपको पूरा यहीं पे बता दिया है। क्रोमोसाइटोमो का के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हम कोई सी भी ग्लैंड से उसके मतलब कोई से भी ग्लैंड से उसके सीक्रेशन का पता लगाना या उसका डायग्नोसिस करना, उसको हम कहते हैं क्रोमोसाइटोमा। ठीक है, या आप नेट पे इसको अच्छे से डाल के देख लो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस मैंने आज आपको पूरा हिस्टामिन 2 पार्ट में ख़त्म करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट से बात करेंगे, हमारे पार्ट 3 में बात करेंगे एंटी हिस्टामिन्स। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू गाइस।